नमस्कार, आप सबका स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और इन प्रश्नों के आसपास कितने अच्छे अच्छे सवाल बने उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहला सवाल है अपनी स्क्रीन पर, रामस्नेही संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक थे। यानी एक संप्रदाय है जिसका नाम है रामस्नेही संप्रदाय, और रामस्नेही संप्रदाय की एक शाखा है जिसका नाम है रैण शाखा। और इस रैण शाखा के प्रवर्तक यानी संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। संत रामचरण जी, संत दरियाव जी, संत हरिराम दास जी, संत रामानंद जी। खींच के आंसर देना है भाई आपको। अच्छा सवाल है और इजी सवाल है और बेहतरीन तरीके से जवाब देना है। बता दीजिए भाई। वेरी गुड। तो आंसर आने शुरू हो गए भाई आपके। रामस्नेही संप्रदाय की रैण शाखा के संस्थापक बताना है आपको कौन थे, बताइए। वेरी गुड, अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। वेरी गुड। तो आपसे सवाल पूछा गया है, सवाल में सबसे बढ़िया आंसर दिया है कुशल चौधरी ने, सुनील खुमियादा ने, मनीषा मीणा ने, विजय चौधरी ने, चंदा राम ने, नितेश बैरवा ने, करीना इणकिया ने, सुनील खुमियादा में। बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है और इजी सवाल है। रामस्नेही संप्रदाय की रैण शाखा के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया सवाल आ रहे हैं। बीच में थोड़ा सुनील बिश्नोई ने गलत कर दिया है, यानी सुनील बिश्नोई ने एकदम सही बताया है। सवाल आपसे पूछा है रैण शाखा, ये रैण शाखा कहां पर है, ये रैण शाखा है बीकानेर के अंदर। और रैण शाखा बीकानेर के अंदर जो संस्थापक थे वो थे आपके भाई संत दरियाव जी। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि देखिए भाई रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो प्रवर्तक थे वो थे रामचरण जी, संस्थापक रामचरण जी थे। लेकिन इनकी चार पीठें हैं अलग अलग, और चार पीठों में से जो रैण शाखा है वो नागौर के, सॉरी रैण शाखा नागौर के अंदर है ना, रैण शाखा है वो नागौर के अंदर है। और इसके संस्थापक थे संत दरियाव जी, ये आपको याद रखना है। जो हरिराम दास जी थे ना, हरिराम दास जी ये थे भाई सिंहतल शाखा के। और सिंहतल शाखा कहां पर है, ये भाई बीकानेर के अंदर है। कहां पर है, बीकानेर के अंदर है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। रामस्नेही संप्रदाय की कुल चार पीठें हैं, जिसमें से एक तो है भाई आपके भीलवाड़ा के अंदर। कहां पर है भाई, भीलवाड़ा के अंदर है, मुख्य मुख्य पीठ है वो। और इसके अलावा आपको याद रखना एक एक खेड़ापा के अंदर, खेड़ापा कहाँ है, जोधपुर के अंदर है। और इसके जो प्रवर्तक थे, इसके जो प्रवर्तक थे वो थे रामदास जी, रामदास जी। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। ये भी आपको क्या रखना है भाई, याद रखना है। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। अब देखिए रामस्नेही संप्रदाय के बारे में आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक या प्रवर्तक पूछे तो आप कहोगे कि संत रामचरण जी थे। और अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भाई प्रधान पीठ कहाँ है, तो आप कहोगे सर ये भीलवाड़ा के अंदर है प्रधान पीठ। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि बताइए रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण जी ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। और रामचरण जी की जो ग्रंथ है उन ग्रंथों के नाम आपसे पूछा जाएगा, तो आप कहोगे सर इन्होंने लिखी थी एक तो अर्णब वाणी, अर्णब वाणी में अपने क्या दिए थे, उपदेश दिए थे, और इनके उपदेशों का क्या है, संकलन है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा रामचरण जी के गुरु कौन थे, तो इनके जो गुरु थे उनका नाम याद रखना कृपाराम। हालांकि जो कृपाराम का संबंध था ना वो गुदड़ संप्रदाय से था। किस संप्रदाय से था भाई, गुदड़ संप्रदाय से था। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, गुदड़ संप्रदाय। और गुदड़ संप्रदाय के गुरु थे इनके संत कृपाराम जी, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। रामस्नेही संप्रदाय की चार पीठें हैं राजस्थान के अंदर, बीकानेर के अंदर है, सिंहतल में, रैण नागौर के अंदर, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, और खेड़ापा जोधपुर के अंदर। ये भी आपको याद रखना। एक विशेष बात यह है कि रामस्नेही संप्रदाय के लोग कैसे वस्त्र धारण करते हैं, तो आप क्या कहोगे सर रामस्नेही संप्रदाय के जो होते हैं वो किस प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं, भाई आपको याद रखना है। और फिर देखिए इनका एक मेला है फूलडोल मेला, और फूलडोल मेला है ये आयोजित होता है शाहपुरा के अंदर। कहाँ आयोजित होता है, शाहपुरा के अंदर होता है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है यह मेला कब लगता है, चैत्र कृष्ण एकम को। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। सवाल के पास में क्या बनेगा, सवाल बनेगा जो आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से याद रखना है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये सवाल है
जो आपसे पूछ रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को जीता था 1311 में, और जालोर का नाम बदलकर इन्होंने क्या रखा था, ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, फटाक से आंसर दे दीजिए भाई। चंदाराम, प्रवीण राणा, नितेश बैरवा, श्रीचंद, सुभाष जानी, सीपी किंग। बताइए राइट आंसर, बताइए भाई। संजू चौधरी, प्रवीण राणा, वेरी गुड। सुभाष जानी, मोहित पांचाल, श्रीचंद, संजू चौधरी, सुनील बिश्नोई। अब देखो भाई राइट आंसर इसका क्या है। एक के बोले तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में कौन सा किला जीता? जालोर का किला जीता, और जालोर को जीतने के बाद इसने रखा था जलालाबाद। जालोर का नाम क्या रखा था? जलालाबाद, याद रखना है आपको। जालोर का नाम रखा था जलालाबाद। कब जीता था तो पूछे तो याद रखना 1311 में जीता था। मोमिनाबाद, फिर देखिए खिजराबाद, चित्तौड़गढ़ का नाम रखा था खिजराबाद। ये चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद कब रखा था? ये रखा था भाई 1303 में। खैराबाद किसका नाम रखा था? सिवाना का रखा था इसने, सिवाना जीतने के बाद। और सिवाना का नाम बदलकर इसने क्या रखा था, ये भी आपको याद रखना है कि सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद रखा था। कब रखा था? 1308 में। फिर आपसे पूछा जाएगा मोमिनाबाद किसे कहा जाता है, बताइए। तो ये जो जयपुर है ना, इस जयपुर को कहा जाता है मोमिनाबाद। जयपुर को क्या कहा जाता है? मोमिनाबाद कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जलालाबाद। ठीक है भाई, परीक्षाओं में कई बार ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। अभी फर्स्ट ग्रेड में ऐसे सवाल बने थे आपके, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम में भी ऐसा लेवल रहता है तो ज़्यादा यूं घबराना नहीं है और आराम से पढ़ना है, और ज़्यादा स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करना है, वही पढ़ना है जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ भूदान आंदोलन राजस्थान में कहां से प्रारंभ हुआ? तो विनोबा भावे जिन्होंने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था, और इन्होंने जो ये भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, ये आपको बताना है। आपके सामने कितने ऑप्शन है? बराबर 4 ऑप्शन है, जयपुर, बीकानेर, नागौर और जोधपुर। बताइए भाई, राजस्थान के अंदर भूदान आंदोलन है, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, ये आपको बताना है। अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है, क्योंकि अगर आप प्रजामंडल वगैरह वगैरह पढ़ते हो तो उसमें यह आपके सवाल पूछे जाते हैं। बता दीजिए भाई। वेरी गुड। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, बेहतरीन सवाल है। तो देखिए, भूदान आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? जयपुर, बीकानेर, नागौर या जोधपुर? इसकी शुरुआत बतानी है। निवास गुर्जर, चंदाराम, मुकेश सिंह, विजय चौधरी, निवास गुर्जर, आकांक्षा मकवाणा, सुभाष जानी, सोनू वर्मा। बताइए राइट आंसर क्या है? भूदान आंदोलन की शुरुआत होती है वो आपके कहां से होती है, ये आपको बताना। वेरी गुड, श्रीचंद ने बता दिया है, विजय चौधरी ने बताया, बिल्कुल बीकानेर। बीकानेर से क्या होता है? भूदान आंदोलन का शुरुआत या श्री गणेश माना जाता है राजस्थान में। कुमट दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध कौन सा दुर्ग जाना जाता है? कुमट दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है, ये आपको बताना है। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, बेहतरीन तरीके से आपको जवाब देना है। बताइए भाई, भटनेर, मांडलगढ़, सिवाना या अचलगढ़? बताइए। विनोबा, कुमट दुर्ग। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। जब आप राजस्थान के प्रमुख दुर्ग पढ़ते हैं तो दुर्गों में यह सवाल आपसे जरूर पूछा जाता है कि कुमट दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है। तब आपको इसका क्या बताना पड़ता है? आंसर बताना पड़ता है। बता दीजिए भाई, कुमट दुर्ग आपसे पूछा है, गलत कुछ भी नहीं बताना है, प्रॉपर तरीके से आपको आंसर बताना है और जमा के आंसर बताना है। बताइए। देखिए भाई, कुमट दुर्ग के नाम से जाना जाता है सिवाना दुर्ग। कहां पर है? बाड़मेर में। कहते हैं इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो निर्माता था वीर नारायण पंवार। याद रखना, निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण पंवार। वीर नारायण पंवार, इन्होंने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और बातें इनके बारे में याद रखना है कि ये जो सिवाना दुर्ग है, इस सिवाना दुर्ग के अंदर कितने साके हुए? तो इसके अंदर साके हुए थे भाई, साके कितने हुए? 2 साके हुए थे। कितने हुए थे? 2। एक हुआ था 1308 के अंदर और एक हुआ था
67-68 के अंदर कल्ला रायमलोत ने यहाँ पर जब शासन किया था उस समय। अब देखिए इस दुर्ग को और भी कहा जाता है कुंभाणा दुर्ग कहा जाता है, कुंभाणा दुर्ग कहा जाता है इसे। इसे और क्या कहा जाता है भाई? तो इसे कहा जाता है मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी। मारवाड़ की क्या है भाई? संकटकालीन राजधानी। मारवाड़ के शासकों के ऊपर जब संकट आता था तो यहां पर आते थे, ठीक है। और इसके बाद आपको याद रखना है इसके बारे में और भी सवाल पूछे जाएंगे, जैसे सिवाना का जो दुर्ग है, इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये जो किसको क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है भाई जालोर दुर्ग है ना, उस जालोर की दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, जालोर दुर्ग की कुंजी। ये भी आपको याद रखना है। कहते हैं कि अगर जालोर दुर्ग जीतना है तो सिवाना को जीतना पड़ेगा, इसीलिए 1308 में कमालुद्दीन गुर्ग ने यहाँ पर क्या किया था? आक्रमण किया था। फिर आपको ये भी याद रखना है इस किले के बारे में कि देखिए भाई इस किले का जो परकोटा है, इस परकोटे का निर्माण किसने करवाया? तो सवाल पूछे सिवाना दुर्ग का परकोटा है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाने वाला शासक था मारवाड़ का शासक मालदेव। किसने करवाया था? मालदेव ने करवाया था। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये जो किला है, यह जो किला है, इस किले को क्या कहा जाता है भाई? इस किले को कुम्मट दुर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा कुम्मट की झाड़ियां हैं। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इसके अंदर कौन सा तालाब बना हुआ है? तो तालाब का नाम याद रखना, भांडेलाव तालाब। और भांडेलाव तालाब जब अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान की विजय हम पढ़ते हैं तो उसमें आपको बताया जाता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका क्या नाम था भाई? बावला पंवार। और बावला पंवार ने इसके अंदर क्या मिला दिया था? भांडेलाव तालाब के अंदर गौमांस मिला दिया था। ये भी आपको याद होगा, अगर आपने अच्छे से क्या है पढ़ा है तो ये आपको याद होना चाहिए, गौमांस मिला दिया था। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना कि ये मैंने यहाँ पर 1582 में होता है ना, 1582 में यहाँ पे साका होता है, 1567 में नहीं होता है। अगला सवाल देखिए, इसी में ही मैं आपको एक बात और बता देता हूं। इस दुर्ग के अंदर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व सीएम थे जिनका नाम था जय नारायण व्यास। और जय नारायण व्यास को यहाँ पर क्या करके रखा गया था? कैद करके रखा गया था। ये भी आपको इस दुर्ग के बारे में क्या रखना है? याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि यहाँ पर किसका थड़ा बना हुआ है? तो आप कहोगे, ये सवाल पूछा जाता है कल्ला रायमलोत का थड़ा कहां पर है? तो कल्ला रायमलोत का थड़ा है वो है सिवाना दुर्ग में। इस दुर्ग में है, सिवाना दुर्ग में है। और इसे क्या कहा जाता है? बाड़मेर का क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बाड़मेर का ताजमहल। बाड़मेर का ताजमहल कहा जाता है, कल्ला रायमलोत के थड़े को कहा जाता है। ये भी आपको इसके बारे में क्या रखना है? याद रखना है। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो यहाँ पर आक्रमण हुआ था इसका वर्णन अलाउद्दीन खिलजी की दरबारी थे जिनका क्या नाम था? अमीर खुसरो ने भी किया है। और एक पुस्तक है जिसका नाम है फरिश्ता, उसमें भी इससे रिलेटेड क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। फिर अगला सवाल देखिए, राजस्थान का कौन सा शहर पूर्वी सिंह द्वार कहलाने का गौरव रखता है? तो राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार है वो किसे कहा जाता है? ये आपको बताना है। अच्छा सवाल है और इजी सवाल है, बता दीजिए। कविता मीणा, संजू चौधरी, श्रीचंद, आकांक्षा मकवाना, संदाराम, मोहित पांचाल, मनीषा मीणा, दिनेश पाटीदार, सुभाष जानी। आंसर बता दो भाई फटाक से। बहुत इजी सवाल है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद हो जाएगा। राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? देखो, जब राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है ना ताजमहल के नाम से, तो ताजमहल राजस्थान में बहुत सारे हैं। जैसे राजस्थान का ताजमहल पूछे तो आप कहोगे सर ये तो जसवंत थड़ा है, जसवंत थड़ा। फिर आपसे पूछा जाएगा हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे सर हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है अबली मिनी के महल को, अबली मिनी का जो महल है उसको कहा जाता है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा इसी में ही कि बताइए भाई आपने शेखावाटी का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो शेखावाटी का ताजमहल कहा जाता है खेतड़ी महल को, खेतड़ी महल को कहा जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा दक्षिणी राजस्थान का ताजमहल, तो आप क्या कहोगे? तो दक्षिणी राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? वो आपको याद रखना है काका जी की दरगाह को कहा जाता है।
काका जी की दरगाह को। तो आप लोगों ने कमेंट में बताया सर ताजमहल कहा जाता है, तो राजस्थान में बहुत सारे ताजमहल है। अपने तो यहाँ पर बताना है पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है अलवर को। अलवर के और भी उपनाम है, जैसे अलवर को कहा जाता है शालवा प्रदेश। अलवर को क्या कहा जाता है? शालवा प्रदेश कहा जाता है। अलवर को क्या कहा जाता है? बाघों की मांद कहा जाता है। बाघों की क्या कहा जाता है? मांद कहा जाता है। और इसे इसके अलावा इसको और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मेवात, मेवात क्षेत्र, क्योंकि हरियाणा के साथ सीमा लगती है। और इसे कहा जाता है राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी में शामिल राजस्थान का पहला जिला था अलवर। और इसके अलावा अलवर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का स्कॉटलैंड। राजस्थान का क्या कहा जाता है? स्कॉटलैंड कहा जाता है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। किसको कहा जाता है? तो अलवर को कहा जाता है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना, क्योंकि सवाल के आसपास ही क्या मिलेंगे? सवाल मिलेंगे। फिर देखिए अगले सवाल में अगर बात हो रही है तो भरतपुर को क्या कहा जाता है? भरतपुर को कहा जाता है पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार। और डीग अलवर हो गया। धौलपुर को कहा जाता है रेड डायमंड, रेड डायमंड कहा जाता है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है भाई। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये है, नगाड़े का जादूगर किसे कहा जाता है? बताइए, नगाड़े का जादूगर किसे कहा जाता है? पंडित भरत व्यास, रामकिशन, देवीलाल सामर, या फिर पवन जांगिड़। और पूछा किसका जादूगर है भाई? नगाड़े का जादूगर पूछा है। बेहतरीन सवाल है, और यह सवाल बहुत बार परीक्षाओं में क्या किया जा चुका है? पूछा जा चुका है। जब आप राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र पढ़ते हैं तो वाद्य यंत्रों में आता है नगाड़ा। तो नगाड़ा एक गाना भी आपने सुना होगा, जब वी मेट मूवी का, है ना? शाहिद कपूर गाता है नगाड़ा 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 बजा। तो आप बताओ, नगाड़ा 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 है ना, ये नगाड़ा है। इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन सा है जिसे नगाड़ा का क्या कहा जाता है? जादूगर कहा जाता है। फटाक से क्या देना है आपको? आंसर देना है। बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, बताइए। नगाड़ा, बताइए भाई, नगाड़ा का जादूगर किसे कहा जाता है? तो नगाड़ा का जादूगर कहा जाता है, वो कहा जाता है रामकिशन को। रामकिशन सोलंकी है, इनको कहा जाता है नगाड़ा का जादूगर। आपको याद रखना है कि ये जो नगाड़ा है ना, ये जो नगाड़ा है, ये नगाड़ा होता है ना, इस नगाड़े के बारे में कहा जाता है कि नगाड़ा को अकेले नहीं बजाया जाता है। नगाड़ा होता है, दो नगाड़ा साथ में होते हैं। और एक नगाड़ा होता है जिसको कहते हैं नर नगाड़ा, और एक होता है मादा नगाड़ा। तो नगाड़े में भी दो प्रकार के नगाड़े होते हैं। एक होता है नर नगाड़ा। नर नगाड़ा होता है, ये बड़ा होता है, लेकिन इसकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं होती है। उतनी अच्छी किसकी होती है? मादा नगाड़ा की आवाज़। मादा नगाड़े की आवाज़ होती है, थोड़ी तेज होती है। ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। नर नगाड़ा और मादा नगाड़ा। और फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि नगाड़ा ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? नगाड़ा, तो आप कहोगे सर नगाड़ा अवनद वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र है, क्योंकि ये जो किससे बनाया जाता है? यह खाल से बनाया जाता है, खाल से बनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। इसका सर्वाधिक जो आयोजन होता है या सर्वाधिक किस कार्यक्रम में? तो कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है, तो मांगलिक कार्यक्रम के दौरान क्या बजाए जाते हैं? नगाड़े बजाए जाते हैं। सामाजिक कार्यक्रम के दौरान क्या बजाए जाते हैं? नगाड़े बजाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है भाई। किसके बारे में? नगाड़ा के बारे में। सीधी सी बात है, जो मादा मादा की आवाज़ क्या होती है? वो थोड़ी सुहावनी होती है, तेज होती है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है भाई। ठीक है। और वैसे नगाड़ा मंदिरों में पूजा पाठ के समय नगाड़ा बजाया जाता है। मंदिरों में नगाड़ा बजाया जाता है। नगाड़े दो होते हैं, जोर जोर से ऐसे बजाते हैं। तो जोर जोर से ऐसे बजाते हैं तो एक क्या होता है? आवाज़ तेज होती है, एक ढमढम की आवाज़ आती है, और एक थोड़ी पतली आवाज़ होती है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना। हाँ, मादा नगाड़े की आवाज़ तेज ही होती है। मेरे हिसाब से मादा की आवाज़ सुन सुन के आप परेशान हो चुके हो, इसलिए आपको क्या लग रही है? थोड़ी तेज लग रही है। घबराना नहीं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो बैठे हैं अभी, वो कह रहे हैं सर हमें तो सुनाई दे, चाहे तेज सुनाई दे वैसे भी सुनाई दे, हमको तो मादा की आवाज़ ही सुननी है। तो इनके भी किस्मत में लिखा हुआ है मादा की आवाज़ तो इनको ज़रूर सुनाई देगी।
यह मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों द्वारा बनाया लगता है। मेहरानगढ़ दुर्ग के संबंध में यह कथन किस व्यक्ति का है, बता दीजिए भाई। कर्नल जेम्स टॉड का, अबुल फजल का, औरंगजेब का, रुडयार्ड किपलिंग का। अच्छे से आपको क्या देना है, जवाब देना है, बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। सुनील खुमियादा, सुभाष जानी, मनीषा गोस्वामी, पवन, दिनेश पाटीदार, अजय अग्रवाल वीडियोस। फटाक से आंसर बता दीजिए भाई। लक्ष्मी सैनी, राकेश बैरवार, रोहित राज, सोनू वर्मा, प्रवीण राणा, संजू चौधरी, लक्ष्मी सैनी, मुन्नी राठी, निवास गुर्जर। बता दीजिए भाई। चंदाराम। मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों द्वारा बनाया गया लगता है। मेहरानगढ़ दुर्ग के संबंध में यह बात कहने वाला आदमी था रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था कि यह फरिश्तों द्वारा बनाया हुआ लगता है। और इसी आदमी ने एक किला और है जिसका नाम है तारागढ़ किला। और तारागढ़ कौन सा वाला, बूंदी वाला। और इस आदमी ने तारागढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा था, तारागढ़ दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि भाई इस किले का निर्माण है वो किन्होंने किया है, यहाँ इसका निर्माण किया है भूतों व प्रेतों ने। तो सवाल पूछा जाएगा किस दुर्ग के बारे में किस विद्वान का मत है कि इसका निर्माण भूतों व प्रेतों ने किया। तो तारागढ़ बूंदी। और किस व्यक्ति ने कहा था कि इसका निर्माण परियों व फरिश्तों के द्वारा बनाया गया है, तो वो मेहरानगढ़ दुर्ग के दोनों कहने वाला रुडयार्ड किपलिंग है। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जंगल बुक। और ये जो जंगल बुक है, गली गली में पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, ये जो बुक है ये रुडयार्ड किपलिंग ने ही लिखी थी। किसने लिखी थी, रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। दिनेश परमार, लोगार मीणा, जीरो बॉयज, ऋषिकेश कुमावत, नवीन वर्मा, राकेश बैरवा, कविता। अगला सवाल देखिए भाई। और अगला सवाल है ये वाला, किस किले को जमीन का जेवर कहा जाता है, बताइए। जमीन का क्या कहा जाता है, जेवर कहा जाता है। और कौन से किले को कहा जाता है, जूनागढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ या जयगढ़। बेहतरीन सवाल है। जमीन का जेवर किसे कहा जाता है, बता दीजिए भाई। चार ऑप्शन है आपके सामने, खींच के आपको क्या देना है, जवाब देना है। फटाफट से जवाब दीजिए भाई। बेहतरीन सवाल का बेहतरीन तरीके से क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए कि किस किले को जमीन का जेवर कहा जाता है। लक्ष्मी सैनी, ऋषिकेश कुमावत, सुनील खुमियादा, जीरो बॉयज, लक्ष्मी सैनी, नितेश बैरवा, सोनू वर्मा। फटाक से आंसर दे दीजिए भाई। किस किले को जमीन का क्या कहा जाता है, जेवर कहा जाता है। जेवर का मतलब क्या होता है भाई, जेवर का मतलब क्या होता है भाई, जेवर का मतलब क्या होता है, जेवर का मतलब होता है भाई, बताइए फटाक से। आभूषण। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। किस किले को कहा जाता है, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल। बताइए 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 बताइए। गलत कुछ भी नहीं करना है, आप सही दिशा में जा रहे हो, लेकिन आपको गलत नहीं बताना है। बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए एक किला है जिसका नाम है जूनागढ़ किला, बीकानेर के अंदर है। स्थल दुर्ग है, स्थल दुर्ग है। निर्माण करवाते थे, निर्माता थे राय सिंह। निर्माता कौन थे, राय सिंह थे। और किसकी देख रेख में बनाया था ये, किसकी देख रेख में, तो इसको जिसकी देख रेख में बनाया गया था उसका नाम था करमचंद पवार। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि राय सिंह ज्यादातर मुगलों के साथ, मुगल इधर उधर हमेशा अभियानों में रहते थे, इसलिए। तो जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का क्या कहा जाता है, जेवर कहा जाता है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है भाई। अगला सवाल, और अगला सवाल है ये वाला। ये सवाल आपको कह रहा है, बताओ भाई, राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। मंदिरों की जब शैलियां पढ़ते हैं तो उस शैलियों में आता है भूमिज शैली। और भूमिज शैली में निर्मित राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, वो आपको बताना है। अच्छा सवाल है और इजी सवाल है, बता दीजिए भाई। भूमिज शैली में निर्मित राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर, बताइए। वेरी गुड। भूमिज शैली, बताइए।
उमेद शैली में मन निर्मित मंदिर आपको बताना है। जानवी यादव, बिना जाट, AAO, राम सेन, बताइए फटाक से आंसर बताइए भाई। नितेश, लाल शंकर रोट, RJ। देखो भाई, राजस्थान में भूमि शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है वो है सेवाड़ी का जैन मंदिर। और सेवाड़ी का जैन मंदिर कहाँ है? पाली में है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा ये भूमिज किसकी उपशैली है? तो ये जो भूमिज है ना, यह नागर शैली की उपशैली है। नागर शैली है, उस नागर शैली की क्या है? उपशैली है। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। कहाँ पर है सेवाड़ी का जैन मंदिर? पाली जिले में है। किस जिले में है? पाली जिले के अंदर है। ये आपको याद रखना है भाई, ये आपको क्या रखना है? याद रखना। इसमें क्या होता है, जो प्रदक्षिणा होती है ना, जैसे ये मंदिर है, इस मंदिर के अंदर जो प्रदक्षिणा होती है चारों ओर की, वो क्या होती है? वो आपको याद रखना है कि भाई ये जो होती है वो ऊपर इनके छत होती है। ऊपर इनके क्या होती है? छत होती है, बाकी ये खुली नहीं होती है। ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, और अगला सवाल वो आपसे पूछ रहा है, और आपसे पूछ रहा है, बताओ मेरे भाई, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, तारागढ़, गुरु शिखर, रघुनाथगढ़ या जरगा। खींच के आपको आंसर देना है, क्योंकि अगर आप राजस्थान को पढ़ते हो तो राजस्थान के अंदर अरावली को 3 भागों में आपने पढ़ा है। कितने भागों में पढ़ा है? 3 भागों में काट कर पढ़ा है। तो बता दीजिए, राजस्थान के भौतिक भाग में अरावली पढ़ते हो आप? अरावली पढ़ते हो? तो अरावली के अंदर आपको बताना है कि अरावली का जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है, और उत्तरी क्षेत्र के अंदर आपको बताना है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है उत्तरी अरावली की, बताइए। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, बताइए भाई। देखिए भाई, कौन सी गढ़ है? तारागढ़ है, गुरु शिखर है, रघुनाथगढ़ है या जरगा है? फटाक से आंसर दे दीजिए भाई। राइट आंसर क्या है? वेरी गुड, रघुनाथगढ़ है। रघुनाथगढ़ कहां पर है? सीकर के अंदर है, और 1055 मीटर है। कितनी है भाई? 1055 मीटर है। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि उत्तरी अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है, तो उत्तरी अरावली का जब आपसे क्या पूछा जाएगा? विस्तार पूछा जाएगा। बताइए राजस्थान में उत्तरी अरावली का विस्तार। तो आपको घबराना बिल्कुल ही नहीं है। उत्तरी अरावली का जैसे ही आपसे विस्तार पूछे तो आप कहोगे सर राजस्थान के अंदर जो उत्तरी अरावली है, उस उत्तरी अरावली का जो विस्तार है ना, वो कहां से कहां तक है? वो है भाई जयपुर से लेकर कहां तक? अलवर तक। जयपुर से लेकर अलवर तक क्या है भाई? इसका विस्तार है। ये आपको याद रखना है। जयपुर से लेकर अलवर तक इसका क्या है? सॉरी, इसका जयपुर से लेकर अलवर तक है। ये आपको याद रखना है। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि देखिए यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर इसकी क्या विशेषता है? तो यहाँ पर अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाएं मिलती है। अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाएं आपस में क्या करती है? मिलती है। अरावली प्लस विंध्याचल पर्वतमालाओं का यहाँ पर क्या होता है भाई? मिलन होता है, ऐसा कहा जाता है। फिर आपको याद रखना है कि इसके अंदर एक दर्रा है। पूछे अरावली के अंदर कौन सा दर्रा है अरावली के पास में? तो याद रखना, एक सॉरी पठार है जिसका नाम है क्रासका का पठार। क्रासका का पठार पूछ ले कहां पर है? क्रासका और कांकणवाड़ी, ये दोनों पठार आपसे पूछे तो आप कहोगे कि सर ये दोनों अलवर के अंदर है। ये दोनों क्या है? पठार है। और ये दोनों पठार कहां पर है? तो आप कहोगे सर ये दोनों पठार अलवर के अंदर है। कहां पर है? अलवर के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है भाई। फिर आपको याद रखना है कि ये जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है भाई? गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर है। कहां पर है? सिरोही के अंदर है। कहां पर है? सिरोही के अंदर है। ये भी आपको इसके बारे में याद रखना। जरगा, जरगा कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। और अगर आपसे पूछे तारागढ़ कहां पर है? तारागढ़ आप कहोगे सर अजमेर के अंदर है। उत्तरी अरावली की चोटी है। कौन सी अरावली की चोटी है? अजमेर के अंदर है, और उत्तरी अरावली की चोटी है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है, क्योंकि सवाल के पास में ही आपको क्या मिलेगा? सवाल मिलेगा। अगला सवाल ये है, बाड़मेर में तेल की खुदाई करने वाली कंपनी है। तो बाड़मेर के अंदर तेल की खुदाई कौन सी कंपनी के द्वारा की जा रही है? ONGC, इंडियन ऑयल, केयर्न इंडिया या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम। और बाड़मेर में तेल की खुदाई कौन सी कंपनी कर रही है, ये आपको बताना है। बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने। बाड़मेर के अंदर तेल की क्या हो रही है? खुदाई हो रही है। बताइए। अच्छा सवाल है और इजी सवाल है। बेहतरीन तरीके से आपको इसका क्या देना है? जवाब देना है। बताइए भाई, जब आप राजस्थान के अंदर पढ़ते हो प्रमुख, बताइए, आपसे सवाल पूछा है बाड़मेर के अंदर
तेल की खुदाई है वो कौन सी कंपनी के द्वारा की जा रही है, तब आप क्या आंसर दोगे ये आपको बताना है, बताइए। बाड़मेर में तेल की जो खुदाई करने वाली कंपनी है वो कौन सी है, वेरी गुड। देखिए भाई, अनुमानित आप लोगों के सवाल क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं भाई, गलत हो रहे हैं। आपको तैयारी की सख्त जरूरत है, क्योंकि आप कह रहे हो कि सर इसमें केयर्न एनर्जी है। ये जो केयर्न इंडिया है ना, ये क्या कर रही है, तेल की खोज कर रही है, ये केवल खोज कर रही है। और खोजने में और खोदने में फर्क है, खोजने में और खोदने में फर्क है। और खुदाई कर रही है, वो कर रही है ओएनजीसी कर रही है। कौन कर रही है, ओएनजीसी कर रही है, ये आपको याद रखना है। आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, खुदाई कौन कर रही है, ये नहीं पूछा है खोज। केयर्न एनर्जी केवल क्या कर रही है, सरफेस के अंदर जाती है, उसके अंदर जाती है और कहती है भाई यहाँ पर तेल है, हमारा काम खत्म हो गया। और ये जो केयर्न एनर्जी है, ये खोज करने वाली कंपनी, और ये स्कॉटलैंड की है। कहाँ की है भाई, स्कॉटलैंड की है, ये भी आपको याद रखना है, यूरोपीय कंपनी है। फिर अगला सवाल देखिए, इसी के अंदर जब बाड़मेर के अंदर तेल की बात हो ही गई है, तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि ये जो पेट्रोलियम है ये किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो पेट्रोलियम जो भी होता है वो हमेशा ध्यान रखना अवसादी चट्टानों के अंदर पाया जाता है। किसके चट्टानों के अंदर पाया जाता है, अवसादी चट्टानें होती है परतदार, और अवसादी चट्टानों में ये क्या किया जाता है, पाया जाता है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, पेट्रोलियम को शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो पेट्रोलियम के शुद्धिकरण की जो विधि अपनाई जाती है उसे कहा जाता है प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना। प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा क्या किया जाता है, यह काम किया जाता है, यानी तेल का शुद्धिकरण किया जाता है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि तेल उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो तेल उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान है वो है पांचवा, पांचवा स्थान है। वर्तमान में अरब सागर के अंदर एक अपना बॉम्बे हाई है, जो एक रिफाइनरी है जो बॉम्बे के अंदर लगी हुई है, समुद्र के अंदर, वहां से सबसे ज्यादा हो रहा है। राजस्थान का स्थान है पांचवा, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा इसी सवाल से रिलेटेड कि देखिए भाई, ओएनजीसी यहाँ पर क्या कर रही है, तेल की खुदाई कर रही है। और ओएनजीसी का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भाई, बाड़मेर में तेल की खुदाई करने वाली ओएनजीसी कंपनी का मुख्यालय कहाँ है, तो आप कहोगे सर इसका मुख्यालय तो जयपुर के अंदर है। हेड ऑफिस कहाँ है, हेड ऑफिस है वो है आपके, मुख्यालय है वो है जयपुर के अंदर। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। मैं अभी रिफाइनरी तक नहीं गया हूं, मैं केवल बाड़मेर के अंदर तेल के कुओं की बात कर रहा हूं। फिर आपको याद रखना है इसके अंदर के बाड़मेर के अंदर अपने तेल के अंदर कौन कौन से कुएं हैं। तो देखिए, बाड़मेर के अंदर तेल के प्रमुख कुएं हैं जिनका नाम, एक है मंगला, एक का नाम है सरस्वती। कौन सी वती, सरस्वती। एक का नाम है रागेश्वरी, रागेश्वरी। एक का नाम क्या है भाई, एक का नाम आपको याद रखना है, रागेश्वरी हो गया, सरस्वती हो गया, ऐश्वर्या। क्या है, ऐश्वर्या है, तेल का कुआं। तो ये बाड़मेर के अंदर क्या है, तेल के क्या है, प्रमुख कुएं हैं। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। क्या रखना है आपको, याद रखना है भाई, क्योंकि यहां से क्या मिले हैं, तेल की खोज हुई है। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। और अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर क्या कह रहा है वो देखिए। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, और वो आपसे पूछ रहा है, बताओ भाई, राजस्थान में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है। तो आप लोग किया है, फिर ऐसे करके वो निकाल के, और फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, हाँ हाँ, वही तंबाकू की बात हो रही है। तो बताइए, राजस्थान में तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन है वो कहां पर होता है, ये आपको बताना है। आपके सामने कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, और खींच के आपको क्या देना है, जवाब देना, और तरीके से आंसर देना कि मेरा सवाल क्या हो जाए, सही हो जाए। बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, अच्छे से आपको क्या देना है, आंसर देना है, बता दीजिए। वेरी गुड। और वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा लाइक करने हैं, ताकि आपको भी फायदा हो, आपको भी क्या हो, फायदा हो, ये आपको बताना है। बताइए, तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, बता दीजिए भाई। राजस्थान में तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए 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 बताइए। 4 ऑप्शन है,
चार ऑप्शनों में से आप कुछ बताना है, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे ज्यादा हो रहा है झुंझुनू में, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। हालांकि जो फर्स्ट पोजीशन पे है ना, पहला स्थान है वो है अलवर का। किसका है? अलवर का है। अब देखिए, आपको याद रखना है, भारत में सबसे ज्यादा तंबाकू होता है वो कहां पर होता है? तो भारत में सबसे ज्यादा तंबाकू होता है आंध्र प्रदेश में। कहां होता है? आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल ये आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे सर तंबाकू निषेध दिवस है वो मनाया जाता है आपके 31 मई को। कब मनाया जाता है? 31 मई को। तंबाकू के अंदर कौन सा रोग होता है? तंबाकू में होने वाले रोग का नाम पूछे तो तंबाकू के रूप में रोग होता है तंबाकू के पौधे के अंदर, उसका नाम है मोजेक रोग। कौन सा रोग है? मोजेक रोग है, जो कहां पर होता है? तंबाकू के अंदर होता है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। फिर आपसे सवाल रखना है तंबाकू के बारे में, और भी सवाल ये पूछा जाएगा कि भाई तंबाकू का पौधा अपने लाए कौन थे? तो जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर ये लिखा है कि भारत में ये तंबाकू का पौधा लाए थे, वो लाने वाले थे पुर्तगाली। पुर्तगाली यहाँ आए और उनको तंबाकू खाने का शौक था, और वो तो कहते हैं कि तंबाकू छोड़ गए और भारत वालों को क्या दे गए? सारे के सारे तंबाकू वाला काम देकर चले गए थे। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि देखिए भाई, तंबाकू किससे प्राप्त किया जाता है? पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है तंबाकू? तो ये किया जाता है भाई पत्तियों से। पत्तियों से क्या प्राप्त किया जाता है भाई? पौधे के पत्तियों से तंबाकू प्राप्त किया जाता है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत के अंदर कितनी किस्में हैं? तो भारत के अंदर इसकी 2 किस्में हैं, ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन सी किस्में हैं? एक है निकोटिन टुबेकम, निकोटिन टुबेकम। एक और है दूसरी, वो कौन सी है? निकोटिन रस्ट्रिका। निकोटिन रस्ट्रिका है, ये भी आपको याद रखना है। ये इसकी 2 किस्में हैं जिनका उत्पादन भारत में होता है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत का वह शासक जिसने तंबाकू की सबसे पहले खेती कराई। तो तंबाकू की खेती कराने का पहला काम किया जाता है जहांगीर, और जहांगीर ने कहा नहीं, तंबाकू की खेती करो। इसको कहते हैं कि पुर्तगालियों ने थोड़ा चकरा दिया था, इसको मजा आया तो इसने मजे मजे में सबको सजा दे दी, तंबाकू खाओ मौज करो। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा तंबाकू के बारे में कि बताइए तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तंबाकू अनुसंधान केंद्र आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे सर तंबाकू अनुसंधान केंद्र है वो अपने राजमुंद्री आंध्र प्रदेश के अंदर है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश के अंदर है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो तंबाकू में क्या पाया जाता है? तंबाकू में पाया जाता है निकोटिन। क्या पाया जाता है भाई? निकोटिन पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और तंबाकू की ऐसी लत है भाई साहब, अगर तंबाकू नहीं खाए ना आदमी सुबह सुबह, तो शरीर के अंदर सारे उसके क्या होते हैं? छेद ब्लॉक हो जाते हैं। छेद क्या हो जाते हैं? ब्लॉक हो जाते हैं। उसको ऐसे करना ही पड़ता है छेद को खोलने के लिए। आप लोगों ने अपने गांव में आसपास में कोविड के टाइम देखा होगा, लोगों की हालत खराब हो गई थी। लोग 500 रुपए देने के लिए तैयार थे 5 रुपए की पूड़ी के। ये भी आपको याद रखना है। तो आप में से कई लोग हैं अगर इसका यूज करते हैं तो इसको पता है कि इसको झेलना आसान है, इसको छोड़ना क्या है? बहुत मुश्किल है। इसकी फाकी जरूरी होती है। फाकी क्या होती है? इसकी जरूरी होती है। ये भी आपको याद रखना है भाई। देखो अगला सवाल ये है, जाटे का प्लेटो, जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? ये आपको बता दीजिए भाई। मदन सिंह को, सूरजमल को, विजय सिंह को या परमानंद को? जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? खींच के आपको क्या देना है? आंसर देना, बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। हाँ देखो, नस्वार, ये कह रहा है ना का, ये ना का क्या होती है आपको बता दूं मैं। ना का को कहते हैं नस्वार। नस्वार जो गांव की महिलाएं होती है उस पाउडर को सूंघती है, और यह ब्यावर की प्रसिद्ध है। सूंघनी नस्वार, सूंघनी नस्वार कहाँ की प्रसिद्ध है? महिलाएं सूंघती है अपने गांव में। सूंघनी नस्वार कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर की है। डब्बी होती है ऐसे ऐसे लेकर, एक एक महिला होती है अपने नाक में खींचती रहती है और आराम से यूं गप्पे मारती है। तो आपको बताना है, नस्वार पूछे तो। बाकी बताओ जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? ये आपको बताना है। जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। अपने टॉपिक से इधर उधर नहीं होना है। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। जब आप जाट राजवंश पढ़ते हो
तो जाट वंश राजवंश के अंदर एक आदमी आता है जिसको जाटों का क्या कहा जाता है, प्लेटो कहा जाता है। बताइए अब जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है, बताइए। अच्छा सवाल, इजी सवाल है, बताइए भाई जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? तो जाटों का प्लेटा कहा जाता है, वो कहा जाता है महाराजा सूरजमल को। सूरजमल को जाटों का क्या कहा जाता है, प्लेटो कहा जाता है। इसके अलावा जाटों का अफलातून कहा जाता है और इनकी एक उपाधि भी है, याद रखना, राजेंद्र। कौन सी उपाधि है? राजेंद्र इनकी क्या है, उपाधि है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको इनके बारे में याद रखना है, महाराजा सूरजमल को याद रखना है। और राजस्थान में जाट वंश का वास्तविक संस्थापक, जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो महाराजा सूरजमल को कहा जाता है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है कि जाट वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, महाराजा सूरजमल को कहा जाता है। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या किया था, जब यहाँ पर सदाशिव राव भाऊ थे, वो आक्रमण करने के लिए आए थे मुगलों से, तब उन्होंने सदाशिव राव भाऊ की क्या की थी, मदद की थी। ये भी आपको याद रखना है। फिर अगला सवाल देखिए, चौतारा तथा कमाईचा कौन से लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हैं? एक है चौतारा और एक है कमाईचा, और चौतारा और कमाईचा है, इनका संबंध है कौन से वाद्य यंत्र से है? सुशीर, घन, तत् या इनमें से कोई नहीं। फटाक से आपको आंसर देना है। बताइए भाई, चौतारा पूछा है आपसे और दूसरा क्या पूछा है, कमाईचा पूछा है। फटाक से आपको क्या देना है, आंसर देना है। इसका राइट आंसर क्या है, बताइए भाई। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, बताइए। एक तो आपसे पूछा है चौतारा, क्या पूछा है, चौतारा पूछा है, और दूसरा आपसे क्या पूछा है भाई, दूसरा आपसे क्या पूछा है, फटाक से आंसर दीजिए। देखो इन दोनों का संबंध है, वो किससे है भाई, तत्ववादी यंत्र से। किससे है भाई, तत्ववादी यंत्र। तत्व मतलब जो वाद्य यंत्र जो किससे निर्मित होते हैं, तार से निर्मित, तार से, तार के द्वारा क्या उत्पन्न होती है भाई, तार के द्वारा जिनकी क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, उनको क्या कहा जाता है भाई, उनको कहा जाता है तत्ववाद्य यंत्र। अब आपको यह भी याद रखना है, चौतारा के बारे में आपसे अगर सवाल पूछे तो देखिए चौतारा को क्या कहा जाता है, चौतारा को कहा जाता है तंदूरा। क्या कहा जाता है, तंदूरा कहा जाता है। कितने तार होते हैं, तो इसके अंदर 4 तार होते हैं। कितने तार होते हैं, 4 तार होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो स्थानीय भाषा में इसको कहते हैं वेणो। वेणो नहीं, वेणो कहा जाता है इसको, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इसको बजाने के लिए जो अंगुलियां होती है, उन अंगुलियों में क्या पहना जाता है, तो अंगुलियों को अंदर, इसको बजाते समय अंगुलियों के अंदर तारों से ऐसे लगे नहीं, तो इसके लिए क्या पहना जाता है, मिजराब पहना जाता है। और मिजराब पहनकर इसको क्या किया जाता है, बजाया जाता है, मिजराब पहना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपसे सवाल पूछा जाएगा, इसका सर्वाधिक प्रयोग कब होता है, तो रामदेव जी के भजनों में। रामदेव जी के भजन गाते हैं ना, उस समय इसका सबसे ज्यादा क्या होता है भाई, प्रयोग होता है। ये भी आपको याद रखना है। अपने जोधपुर के अंदर एक गांव है केतु गांव जोधपुर, और केतु गांव जोधपुर है ना, ये इसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। किसके निर्माण के लिए, चौतारा या तंदूरा निर्माण के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ये भी आपको याद रखना है। तो पहली बात तो अपनी किसकी हुई है भाई, चौतारा या तंदूरा की हुई है। और चौतारा या तंदूरा के बाद में एक आपका वाद्य यंत्र है कामाईचा, और कामाईचा के अंदर भी आपको याद रखना है कि भाई ये कामाईचा क्या है। तो जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा किससे रिलेटेड, कामाईचा से रिलेटेड, आप क्या कहोगे, सर ये जो कामाईचा है यह तत्ववाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है, तत्ववाद्य यंत्र है। इसके अंदर कुल कितने तार होते हैं, 16 तार होते हैं। कितने तार होते हैं, तार कितने होते हैं, 16 तार होते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना 3 मुख्य तार होते हैं ना, वो 3 मुख्य तार किसके बनाए जाते हैं, 3 मुख्य तार होते हैं, वो होते हैं बकरे की जो होती है ना आंत, उस बकरे की आंत से बनाए जाते हैं। बकरे की आंत, अंतड़िया, आंत से बनाए जाते हैं। और कहते हैं कि इसका जो गज होता है, इसको गज की सहायता से बजाया जाता है। और इसके गज में कुल कितने तार होते हैं, ये भी आपसे सवाल पूछ ले तो इसके गज में होते हैं 27 तार। कितने तार होते हैं,
27 तार होते हैं। और याद रखना है कि ये जो कमाइचा होता है, इस कमाइचा है यह ईरानी वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? ईरानी वाद्य यंत्र है, यानी ईरान से इसका क्या माना जाता है? उद्गम माना जाता है। और याद रखना है आपको कि ये जो गज होता है ना, ये जो गज, इस गज के जो तार होते हैं वो तार किससे निर्मित हैं, ये याद रखना। तो इसके होते हैं, घोड़ा होता है ना, उस घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं। घोड़ा होता है, घोड़ा की जो पूंछ होती है, उस पूंछ के बाल से ये क्या होता है? निर्मित होता है। ये भी आपको इसके बारे में क्या रखना है? याद रखना है। ये भी इसके बारे में आपको क्या रखना है? याद रखना है इसके बारे में। फिर आपसे पूछा जाएगा प्रसिद्ध वाद्य को बजाने वाला कलाकार कौन है? तो शाकर खां। और शाकर खां को कमाइचा का प्रथम प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कहा जाता है। और इनका संबंध जैसलमेर से है। किसका, कहां से है? जैसलमेर से है। ये भी आपको याद रखना। और इसको कमाइचा का जादूगर कहा जाता है। कमाइचा का क्या कहा जाता है? जादूगर कहा जाता है। ये भी आपको इसके बारे में क्या रखना है? याद रखना है। तो कमाइचा और चौतारा है, ये तीनों दोनों किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र है। ये आपको याद रखना है। हाँ, अब देखिए, मैं आपके ये सेव कर रहा हूं। आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिख रहा है, उस टेलीग्राम को आप ज्वाइन करोगे तो ये सारी आपको वहीं पर मिल जाएगी। अगला सवाल है, किस नदी को राजस्थान में मसूरदी नदी के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान की वह नदी जिसे किस नाम से जाना जाता है भाई? मसूरदी नदी के नाम से जाना जाता है, वो आपको बताना है। कुशाल चौधरी, विजय चौधरी, चंदाराम, एम के जाटनी, सोनू वर्मा। फटाक से आपको क्या देना है? आंसर देना है। और आपसे सवाल क्या पूछा है? राजस्थान की वह नदी जिसको मसूरदी के नाम से क्या किया जाता है भाई? जाना जाता है। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। अगर आपने इस मसूरदी को पढ़ा होगा तो आपको याद होना चाहिए ये मसूरदी नदी है, ये कहां पर बहती है और इसकी क्या विशेषता है, बताइए। अच्छा सवाल, इजी सवाल है, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। कांकनी नदी। कांकने को क्या कहा जाता है? मसूरदी नदी कहा जाता है। अब इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा कांकनी या फिर मसूरदी के बारे में, तो आप कहोगे सर इसका जो उद्गम होता है ना, इसका जो उद्गम होता है वो उद्गम कहां से होता है? वो होता है कोटरी गांव से। कहां से? कोटरा गांव जैसलमेर है, कोटरा गांव जैसलमेर से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। ये आपको पहला सवाल तो इसके बारे में ये याद रखना है। दूसरा सवाल आपको याद रखना है कि इसकी क्या विशेषता है। तो ये भाई मार्ग बार बार बदलती है। और इसके उपनाम में ध्यान रखना, उपनाम में मसूरदी को क्या कहा जाता है? कांकने कहा जाता है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये होती है, अपना पानी किस में लेकर जाती है? तो बुद्ध झील के अंदर। पूछ ले, बुद्ध झील कहां पर है? जैसलमेर के अंदर ये अपना क्या लेकर आती है? पानी लेकर आती है। ये भी आपको याद रखना है। फिर आपसे सवाल याद रखनी है कि इस नदी की क्या विशेषता है? तो आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है। आंतरिक अपवाह तंत्र की क्या है? आंतरिक अपवाह की सबसे छोटी नदी। आंतरिक अपवाह की सबसे छोटी नदी है, याद रखना, सबसे छोटी नदी है। वो नदी कौन सी है? तो वो नदी है आपके ये वाली, जिसका नाम क्या है भाई? मसूरदी नदी है। क्या नाम है? मसूरदी नदी है। इजी सवाल है और बेहतरीन सवाल है। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल भी आपको अच्छा सवाल मिलेगा। और अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि बताओ मेरे भाई, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो गुलाबी गणगौर कहां पर मनाई जाती है, ये आपको बताना है। अच्छा सवाल है और इजी सवाल है, बता दीजिए भाई। सीपी किंग सूरज सिंह राणा, बता दीजिए भाई। सवाल पूछा है, गुलाबी गणगौर के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के जब मेले और त्योहार पड़ते हो तो मेले और त्योहार में आपके आते हैं ये और सवाल, और पूछा जाता है गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, बताइए भाई। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। गुलाबी गणगौर, जब आप गणगौर का त्योहार पढ़ते हो ना राजस्थान के प्रमुख मेले एवं त्योहार में, तो आपसे सवाल ये पूछा जाता है गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है। वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं भाई। श्रीचंद का आया है, अक्षर खान का आया है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। खींच के आपको आंसर बताना है, बताइए भाई, बताइए बताइए बताइए, फटाक से आंसर बता दीजिए। गणगौर से रिलेटेड आपसे क्या पूछा गया है? सवाल आपसे पूछा गया है कौन सा गणगौर है और कौन सी गणगौर कहाँ मनाई जाती है। वेरी वेरी गुड, गणगौर। अभी भी डापा चूक हो रहे हैं कुछ लोग।
उनका तो कुछ किया नहीं जा सकता है। तो बताइए भाई, गणगौर चैत्र महीने में मनाई जाती है। गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? चैत्र महीने में क्या मनाई जाती है? गणगौर मनाई जाती है, ये आपको याद रखना है। और गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? नाथ द्वारा में मनाई जाती है। सवाल आपसे पूछा जाएगा कौन सी रियासत है वो गणगौर नहीं मनाती है? तो बूंदी रियासत में क्या नहीं मनाई जाती है? गणगौर नहीं मनाई जाती है। बूंदी रियासत में क्या नहीं मनाई जाती है? गणगौर नहीं मनाई जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब बूंदी के शासक थे जैत सिंह, और जैत सिंह के भाई थे जिनका नाम था जोत सिंह हाड़ा, और जोत सिंह हाड़ा गणगौर के दिन कहते हैं कि गणगौर की प्रतिमा के साथ जैत सागर झील में डूब जाते हैं, इसलिए यहाँ पर एक लाइन प्रसिद्ध हो गई थी, हाड़ो ले डूबियो गणगौर, हाड़ो ले डूबियो गणगौर। तो सवाल पूछा जाएगा राजस्थान की एकमात्र रियासत है जहां पर क्या नहीं मनाई जाती है? गणगौर नहीं मनाई जाती है। तो आप क्या कहोगे सर? बूंदी रियासत है। लेकिन आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि गणगौर प्रसिद्ध कहाँ की है? तो गणगौर है, अगर आपसे पूछे प्रसिद्ध कहाँ की है, तो गणगौर प्रसिद्ध है भाई जयपुर की। प्रसिद्ध कहाँ की है भाई? जयपुर की प्रसिद्ध है। और गणगौर की जो सवारी है वो भी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। ये भी आपको गणगौर के बारे में क्या रखना है? याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा गणगौर से रिलेटेड कितना दिन मनाया जाता है? गणगौर चलता है भाई 18 दिन तक मनाया जाने वाला त्योहार है। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, बताइए भाई धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? धींगा गणगौर। और अगर धींगा गणगौर की बात आपसे पूछे कि बताइए धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की प्रसिद्ध है। और आपसे सवाल पूछा जाएगा धींगा गणगौर और कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। आपको यह भी पता होगा जोधपुर के अंदर एक मेला लगता है बैतमार मेला। बैतमार मेला कब लगता है? गणगौर के दिन ही लगता है। गणगौर के दिन बैतमार मेला जोधपुर शहर में लगता है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा बीना ईसर की गणगौर कहाँ मनाई जाती है? तो बीना ईसर की गणगौर है वो आपको याद रखना है, मनाई जाती है जैसलमेर में, क्योंकि जैसलमेर के अंदर ईसर जी को उठाकर लेकर गए थे बीकानेर वाले, और जैसलमेर वाले उनको वापस नहीं लेकर आए, इसीलिए बीना ईसर की गणगौर है वो आपको बतानी है कहाँ पर मनाई जाती है? जैसलमेर जिले में मनाई जाती है, याद रखना। और गणगौर की क्या विशेषता है? तो साहब ये जो गणगौर है ना, यह सर्वाधिक गीतों वाला क्या है? गणगौर सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। और अगला सवाल है ये वाला, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अजमेर का राजस्थान में जब विलय हुआ था उस समय उस वहां के मुख्यमंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, फटाक से आपको आंसर देना है। हरविलास शारदा, बालकृष्ण कौल, हरिभाऊ उपाध्याय या हीरालाल शास्त्री? बताइए। फटाक से आंसर देना। कल्पना गौतम, हेमा कुंतल, सीपी किंग? बताइए। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। बताइए भाई, राइट आंसर बताना है आपको, गलत कुछ भी बताना है नहीं। सोनू वर्मा, टीकाराम, अक्षर खान, गोविंद पटेल, रेखा पटेल, कल्पना गौतम, पुखराज पुनावत, बबीता कुमारी, अक्षर खान, रघुवीर रेणिकिया? देखिए भाई, जब भी आपसे सवाल ऐसा पूछा जाएगा तो उस समय थे हरिभाऊ उपाध्याय। कहाँ के सीएम थे? अजमेर के सीएम थे। अजमेर में उस समय विधानसभा की सीटें थी वो 30 विधानसभा की सीटें भी पूछी गई हैं। कितनी थी? 30 सीटें थी, ये भी आपको याद रखना। और इस विधानसभा को क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था धारावर्ष। क्या कहा जाता था? धारावर्ष कहा जाता था। और अजमेर के ये क्या हुआ करते थे? मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए। और अगला सवाल है ये वाला, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बेंगू किसान आंदोलन है, इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये आपको बताना है। जब आप राजस्थान के अंदर प्रमुख किसान आंदोलन पढ़ते हो और किसान आंदोलन के अंदर आता है आपका बेंगू किसान आंदोलन, फटाक से आपको क्या देना है? आंसर बताना है। बता दीजिए बेंगू किसान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? वेरी गुड, राइट आंसर कौन बता रहा है भाई इसमें? लोकेश गंगाराम जी आ गए हैं। इसके अलावा भी है भाई, और भी बताइए भाई। बेंगू किसान आंदोलन है, इस बेंगू किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? फटाक से आपको आंसर बताना है, बता दीजिए भाई, बताइए।
कैलाश हिणकिया, वर्षा शर्मा, प्रवीण राणा, सूरज सिंह राणा, चंदाराम, सुनील खुमियादा, कल्पना गौतम, सौरभ मीणा, सूरज सिंह राणा। फटाक से आंसर दे दीजिए भाई। बबीता कुमारी, पुखराज पुनावत। अच्छा सवाल पूछा गया है आपसे और अच्छे सवाल का अच्छे से क्या देना है, जवाब देना है। बताइए इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे? चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए भाई। वेरी गुड। बेंगू एक ठिकाना हुआ करता था, ये बेंगू किसान आंदोलन हुआ था चित्तौड़गढ़ के अंदर, एक ठिकाना था। मेवाड़ रियासत का क्या था? ठिकाना था। और मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। और यहां पर कहते हैं 25 प्रकार की लाग बाग लगाई गई थी। तो 25 प्रकार के लाग बाग यानी 25 प्रकार के क्या लगाए गए थे? कर लगाए थे। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है कि इसका नेतृत्व करने वाले थे राम नारायण चौधरी। कौन थे भाई? राम नारायण चौधरी थे। ये आपको बताना है कि इन्होंने इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि उस समय यहाँ के ठाकुर कौन थे? बेंगू के ठाकुर आपसे पूछे तो याद रखना उस समय ये बेंगू के जो ठाकुर थे वो थे ठाकुर अनूप सिंह। और ठाकुर अनूप सिंह के समय यहाँ पर क्या हुआ था? यह आंदोलन हुआ था। ये भी याद रखना है। 1922 के अंदर इनके और प्रजामंडल के बीच में समझौता भी होता है। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि इसके अंदर एक समझौता हुआ था, उस समझौता किस किस के बीच में हुआ? ठाकुर अनूप सिंह और किसके बीच में हुआ था? वो कहते हैं कि राजस्थान सेवा संघ के बीच में एक समझौता हुआ था। राजस्थान सेवा संघ के बीच में एक समझौता होता है 1922 के अंदर। और किसानों की बातें मान ली जाती है, लेकिन मेवाड़ के जो महाराणा थे उन्होंने इसको क्या कर लिया था? मानने से क्या कर लिया था? इनकार कर लिया था महाराणा फतेह सिंह ने। और इन्होंने इस समझौते, किसानों और अनूप सिंह के बीच में समझौते को क्या कहा था? बोल्शेविक समझौता कहा था। तो सवाल पूछे किस किसान आंदोलन के अंदर बोल्शेविक समझौता की संज्ञा दी गई थी? तो वो आपका आंदोलन था, वो आपको बताना है भाई। वो था आपका बेंगू किसान आंदोलन। फिर आपको पता होगा 13 जुलाई 1923 को, 13 जुलाई 1923 को क्या होता है? एक आदमी होता है जिसका नाम होता है ट्रेंच। और ट्रेंच आयोग यहाँ पर आया हुआ था। और ट्रेंच आयोग ने यहाँ पर कहते हैं ट्रेंच आयोग, और ट्रेंच आयोग ने यहाँ पर क्या करवाई थी? गोलीबारी करवाई थी। और ये गोलीबारी कहाँ पर हुई थी? गोलीबारी हुई थी गोविंदपुरा गांव में। गोलीबारी कहाँ पर हुई थी? गोलीबारी हुई थी वो जिस स्थान पर, उसका नाम था भाई गोविंदपुरा। और गोविंदपुरा के अंदर इसकी क्या हुई थी? गोलीबारी हुई थी। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। और इसके अंदर आपको पता होना चाहिए करपाजी धाकड़ क्या हुए थे? शहीद हुए थे। ये भी आपको याद रखना है। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा बेंगू किसान आंदोलन के दौरान कौन शहीद हुए थे? करपाजी धाकड़ क्या हुए थे? शहीद हुए थे। ये भी आपको याद रखना है भाई। फिर आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। और अगला सवाल है वो आपसे ये कह रहा है, बताओ भाई हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम है? हवा महल का जो हवा महल है इसकी पहली मंजिल है, इसका क्या नाम है? ये आपको बताना है। और वीडियो को भी बराबर क्या करना है? लाइक ठोकना है भाई। अपने को 9 बॉल पे छक्का मारकर क्या करना है? 65 से ऊपर पहुंचा देना है। तो हवा महल राजस्थान के अंदर जब आप प्रमुख महल पढ़ते हो, और प्रमुख महलों में आपका आता है एक महल जिसका नाम है भाई हवा महल। और हवा महल का निर्माण, सॉरी पहली मंजिल है, इसका निर्माण किसने करवाया था? ये आपको बताना है। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है और इजी सवाल है। बताइए भाई। गलत आपको इनमें से कुछ बताना नहीं है, एग्जैक्ट आपको क्या बताना है? सही बताना है। बता दीजिए भाई। हवा महल, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? ये हवा महल है, इसका निर्माण, और इसके निर्माण से रिलेटेड आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि बताइए भाई हवा महल। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। बताइए हवा महल, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? ये आपसे पूछा गया सवाल है। तो हवा महल की जो प्रथम मंजिल है उसका नाम आपको बताना है। बताइए रत्न मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर और प्रताप मंदिर। तो बता दीजिए भाई पहली मंजिल का नाम क्या है? ये आपको बताना है। बताइए, बताइए भाई। राइट आंसर बताना है आपको। रत्न मंदिर बता रहे हैं, प्रकाश मंदिर बता रहे हैं, हवा मंदिर बता रहे हैं। राइट आंसर बता दीजिए भाई। राइट आंसर आपको बताना है कि पहली मंजिल का नाम क्या है। अब मैं आपका थोड़ा देख लेते हैं नॉलेज आपका कैसा है। सीपी किंग मंगाराम, सीपी किंग ने बढ़िया बताया भाई। सूरज सिंह राणा ने और भी बढ़िया बढ़िया बताया है। लोकेश ने और भी बढ़िया, कल्पना गौतम ने तो मौज कर दी। खुशहाल चौधरी वाह भाई वाह। पुखराज पुनावत, रत्न मंदिर वाह।
मनीषा मीणा ए, चंदाराम अ, पुखराज पुनावत ए, वेरी गुड। सीपी किंग बता दीजिए भाई। सुनील खुमियादा, वेरी गुड। सुनील खुमियादा ने बराबर बताया है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हुआ है, मिस यूज हो गया है। यहाँ पर प्रताप मंदिर की जगह लिखना था शरद मंदिर। तो मेरे भाई अगर आप यहाँ पे तुक्के मार रहे हो तो थोड़ा बहुत लॉजिक से भी लगाओ, क्योंकि यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया था और इसका जो था वो था शरद मंदिर। क्या था? शरद मंदिर है, वो है प्रथम मंजिल। कौन सी मंजिल है? प्रथम मंजिल है। ये आपको याद रखना है। आपने मंजिलें तो पढ़ी है, 5 मंजिलें है। पहली मंजिल का नाम था, वो था आपका शरद मंदिर। कौन सा मंदिर था? शरद मंदिर था। यहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने सही प्रश्न बोला है, लेकिन शायद टाइपिंग में क्या हुआ था, मिसप्रिंट हो गई थी। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, आपको पता है इस हवा महल का निर्माता आपसे पूछा जाएगा, इसके निर्माता कौन थे? तो इसका था निर्माता थे सवाई प्रताप सिंह। कौन थे भाई? सवाई प्रताप सिंह थे। इन्होंने इनका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इसके वास्तुकार कौन थे? तो वास्तुकार के बारे में याद रखना कि वास्तुकार थे भाई लालचंद उस्ता। तो वास्तुकार थे लालचंद। फिर आपसे पूछा जाएगा, बताओ भाई इसकी कोई विशेषता है? तो यह बिना नींव के निर्मित है। बिना नींव के क्या है? निर्मित है, यानी इसकी क्या नहीं लगाई गई है? नींव नहीं लगाई गई है। इसको क्या कहा जाता है? एयर दुर्ग कहा जाता है। और इसकी आकृति पूछे तो इसकी आकृति पूछे तो याद रखना कृष्ण मुकुट के समान है। भगवान कृष्ण का जो मुकुट है ना, उस मुकुट के समान है, कृष्ण मुकुट के समान है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है भाई। अब देखिए अगला सवाल, और अगला सवाल इन्हीं से ही पूछा जाएगा कि बताइए भाई जो ये इसके हवा महल है, इसके अंदर टोटल कितनी खिड़कियां हैं? तो इसके अंदर टोटल 953 क्या बनी हुई है भाई? खिड़कियां बनी हुई है। ये भी आपको याद रखना है। कितनी खिड़कियां हैं? 953 इसके अंदर खिड़कियां हैं। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ये जो हवा महल है, इस हवा महल का निर्माण क्यों किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था भाई, वो रानियों के द्वारा क्या देखने के लिए किया गया था? राज परिवार की महिलाएं क्या देखे कि मार्केट को भी देखे, और क्या देखे? स्पेशली गणगौर की सवारी देखने के लिए। गणगौर की सवारी देखने के लिए क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। और किसका निर्माण करवाया गया था? तो हवा महल का निर्माण करवाया गया था गणगौर की सवारी देखने के लिए। क्योंकि अगर रानियां क्या कहाँ देखने के क्या देखने के लिए जाएगी? हवा महल देखने के, सॉरी, गणगौर की सवारी देखने के लिए जाएगी। तो रानियां तो देखेगी अब किसको? गणगौर को। लेकिन लोग क्या हो जाएंगे? रानियों को भूल जाएंगे और किसको देखेंगे? सॉरी, गणगौर को भूल जाएंगे और रानियों को देखेंगे। फिर आगे बात करता हूं इसके बारे में कि बताइए भाई इसके अंदर पहली मंजिल है, उसका नाम है शरद मंदिर। शरद मंदिर के बाद में जो दूसरी मंजिल है उसका नाम है भाई रत्न मंदिर। रत्न मंदिर दूसरी मंजिल है। फिर तीसरी मंजिल है, उसका नाम है विचित्र मंदिर। और फिर याद रखना जो चौथी मंजिल है उसका नाम है प्रकाश मंदिर। प्रकाश मंदिर। और प्रकाश मंदिर के बाद में कौन सा मंदिर है भाई? हवा मंदिर है। ये भी आपको याद रखना है। ये इनकी क्या है भाई? 5 मंजिलें हैं, याद रखना है आपको। सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। लालचंद जी इसके क्या थे? वास्तुकार थे। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है भाई। कहां पर है ये? तो आधे जनों को तो पता ही नहीं है ये कहां पर है। तो भाई ये है जयपुर के अंदर। कहां पर है? जयपुर के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है भाई। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल भी अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है। सवाल आपसे ये पूछा गया है कि बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। और वीडियो को भी बराबर क्या करना है? लाइक करना है। आपका जो ये थंब इंप्रेशन है ना, ये पूरे विश्व में यूनिक है, आपके जैसा किसी का नहीं है। आप जैसे ही लाइक के बटन को क्लिक करोगे तो वो जो वहां पे लाइक है ना आपका, वो काला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। आप ट्राई करके देखिए। 2 बार नहीं दबाना है, 1 बार ही दबाना है। 2 बार दबाते ही क्या हो जाएगा? वापिस सफेद हो जाएगा। बताइए भाई। अच्छा सवाल है और इजी सवाल है। बावड़ियों का शहर आपको बताना है किसे कहा जाता है। अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है, बता दीजिए भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बताइए भाई पुखराज पुनावत। हाँ, 1 बार ही देखना है, 2 बार नहीं देखना है। फटाक से आंसर दे दीजिए भाई। बावड़ियों का क्या कहा जाता है?
शहर किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है और बेहतरीन क्या है सवाल है। बताइए भाई, बावड़ियों का शहर आपसे पूछा है और आपको बताना है बावड़ियों का शहर। वेरी गुड। बावड़ियों का शहर आपको पूछा है और आपको बताना है कि बावड़ियों की यह शहर किसे कहा जाता है। बताइए, बावड़ियों का शहर पूछा है तो आप क्या आंसर दोगे बावड़ियों के शहर का? फटाक से आंसर दे दीजिए भाई, गलत कुछ भी नहीं बताओगे। तो बावड़ियों का शहर कहा जाता है बूंदी को। किसको कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है। यहाँ पर भी आपकी क्या हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर किसको कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है। मिसप्रिंट हुआ है भाई आज एक सवाल। बूंदी को कहा जाता है सिटी ऑफ स्टेप वेल। सिटी ऑफ क्या कहा जाता है? स्टेप वेल। स्टेप वेल का मतलब होता है वह कुआं जिसके अंदर क्या लगी हुई होती है, सीढ़ियां लगी हुई होती है, उसको कहते हैं। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना। बूंदी में है भाई, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। फिर आगे देखिए, बावड़ियों से रिलेटेड आपसे बात पूछी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा, बताइए भाई त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर है? तो आपको क्या जवाब देना होगा कि सर त्रिमुखी बावड़ी तो ये तो कोई एक राज सिंह थे मेवाड़ के शासक, और राज सिंह की एक रानी थी राम रसदे ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और ये कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, बताओ भाई नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? तो नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था डूंगरपुर के एक शासक थे महारावल आस्करण। और आस्करण की क्या थी, एक रानी थी जिनका नाम था प्रेमल देवी, और प्रेमल देवी ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर है। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, बताओ भाई चांद बावड़ी कहाँ पर है? तो चांद बावड़ी कहाँ पर है? आबा नेरी दौसा के अंदर है। कहाँ पर है? आबा नेरी के अंदर है। और आबा नेरी कहाँ पर है? आबा नेरी दौसा के अंदर है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, फिर आपसे सवाल क्या फिर आपसे सवाल बता दिया जाएगा कि बताइए पन्ना मीणा की बावड़ी, पन्ना मीणा की बावड़ी पूछे किस दुर्ग में है? तो पन्ना मीणा की बावड़ी जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर है पन्ना मीणा की बावड़ी। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, बताओ भाई अमरथुण की बावड़ी कहां पर है? तो अमरथुण बावड़ी बूंदी के अंदर है और बूंदी की सबसे पुरानी बावड़ी है। बूंदी की सबसे क्या है, पुरानी बावड़ी है, जिसका नाम है अमरथुण बावड़ी। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए राजस्थान के अंदर एक बावड़ी है जिसका नाम है डाकनिया बावड़ी। कौन सी बावड़ी है? डाकनिया बावड़ी। और डाकनिया बावड़ी कहाँ पर है? तो डाकनिया बावड़ी है भाई दौसा के अंदर। कहाँ पर है? दौसा के अंदर है डाकनिया बावड़ी। ये कहते हैं कि ये जो बावड़ी थी इसके अंदर महिलाएं जाती थी और डूब जाती थी। बहुत सारी महिलाएं क्या हो गई थी, इसमें डूब चुकी थी, इसलिए कहा कि इसके अंदर कोई डाकण है जो महिलाओं को क्या कर रही है, खा रही है। डाकण बावड़ी कहाँ पर है? तो याद रखना दौसा के अंदर है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना। रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर है। बढ़िया है भाई, अच्छा सवाल है, इजी सवाल था। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है वो राजस्थान है, ये आपको बता देना है। अच्छा सवाल है और इजी सवाल है। बताइए भाई, बेहतरीन सवाल का बेहतरीन तरीके से आपको क्या देना है, जवाब देना है। और वीडियो को लाइक भी करना है भाई, लाइक करते रहिए। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है, बताइए। बताइए। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का जो राजस्थान का योगदान है वो है भाई 10.41%। कितना है भाई? 10.41% है। और राजस्थान कैसा है भाई? राजस्थान है, ये राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। वो सबसे बड़ा राज्य है वो आपको याद रखना है, राजस्थान। ठीक है भाई। और आपसे ये भी पूछे 61.11% राजस्थान में क्या है? तो राजस्थान में 61.11% भाग पर थार का मरुस्थल फैला हुआ है। थार का क्या है? मरुस्थल फैला हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला, राजस्थान में का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो राजस्थान में जब सीमेंट उद्योग पढ़ते हैं और सीमेंट उद्योग में आपसे पूछा है सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया, ये आपको बताना है। आपके सामने
बेहतरीन तरीके से क्या दिया गया है, सवाल दिया गया है और आपको बेहतरीन तरीके से इसका क्या देना है, आंसर देना। बता दीजिए भाई। जब आप सीमेंट पढ़ते हो, सीमेंट उद्योग पढ़ते हो, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, उद्योग नीतियां वगैरह वगैरह आप पढ़ते हो तो उसमें आता है आपका। बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग राजस्थान में सबसे पहले कहां पर स्थापित किया गया था? तो राजस्थान में सबसे पहले आपको पता होगा, सबसे पहले सीमेंट उद्योग स्थापित कहां पर किया गया था? लाखेरी के अंदर किया गया था। बूंदी के अंदर कब किया गया था? 1913 में किया गया था। 1913 के अंदर किया गया था। कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया था? एक कंपनी थी जिसका नाम था क्लिक निक्सन, और क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा क्या किया गया था? यहाँ पर सीमेंट का क्या किया गया था? उत्पादन किया गया था। आपको ये भी पता होगा कि देश में जो सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है, अगर पूछ ले कि देश में सीमेंट उत्पादन में राजस्थान राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में कैसा स्थान है? प्रथम स्थान है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। राजस्थान में सीमेंट के टोटल 26 कारखाने हैं। 26 क्या है? बड़े कारखाने हैं। ये भी आपको याद रखना है। किसके कारखाने हैं? सीमेंट के कारखाने हैं। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि भाई ये सीमेंट के लिए कौन कौन सा कच्चा माल चाहिए? तो सीमेंट के लिए जो कच्चा माल चाहिए, वो आपको कच्चा माल 2-3 कच्चे माल चाहिए, जिनमें आपको क्या रखना है, याद रखना है। एक आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक कच्चा माल चाहिए, वो कच्चा माल चाहिए चूना, चूना पत्थर। इसके साथ आपको चाहिए जिप्सम। क्या चाहिए? जिप्सम भी यहाँ पर होना चाहिए। जिप्सम के अलावा और क्या चाहिए? तो और चाहिए कोयला। इनसे क्या बनाई जाता है? सीमेंट बनाया जाता है। फिर आपसे सीमेंट से रिलेटेड पूछा जाएगा अच्छा सवाल कि बताइए भाई, सीमेंट की सर्वाधिक संभावनाएं किस जिले में? सीमेंट की जो सर्वाधिक संभावनाओं वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक संभावनाओं वाला जिला है वो है जैसलमेर। सीमेंट उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं किस जिले की है? तो जैसलमेर जिले में संभावनाएं हैं। लेकिन आपसे सवाल पूछा जाएगा सर्वाधिक उत्पादन, वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है? तो सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है, वो हो रहा है भाई चित्तौड़गढ़ में। कहाँ हो रहा है भाई? सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है वो है चित्तौड़गढ़ में हो रहा है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, क्योंकि सवाल इन्हीं के आसपास बनेंगे आपके। इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं, इससे बाहर कुछ आपका जाएगा नहीं। और आपसे अगर ये सवाल पूछे सीमेंट के बारे में, तो सफेद सीमेंट राजस्थान में कहाँ पर होती है? तो आप कहोगे सर एक तो मांगरोल चित्तौड़गढ़ के अंदर होती है, एक गोटन नागौर के अंदर होती है, और एक साइड जगह है खारिया खंगार। खारिया खंगार जोधपुर में होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है ये वाला। केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कहां पर स्थित है? केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड है, ये कहां पर स्थापित है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, जयपुर व जोधपुर, जयपुर व सीकर, गंगानगर व जैसलमेर, जोधपुर व सीकर। जब आप राजस्थान के अंदर आप जल को पढ़ते हो और जल को पढ़ते हो तो आपके यहाँ से आपके सवाल पूछ लिए जाते हैं। बताइए भाई, राइट आंसर बताना है। अच्छा सवाल है, बेहतरीन तरीके से आपसे पूछा गया सवाल है। बताइए भाई, अच्छा सवाल, इजी सवाल, बेहतरीन तरीके से पूछा गया सवाल है। बताइए, राजस्थान के अंदर जब जल संरक्षण पढ़ते हैं तो जल संरक्षण के रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाता है। बताइए भाई, अच्छा सवाल और इजी सवाल है। बताइए, अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, बेहतरीन तरीके से आपको क्या देना है, इसका जवाब देना है। बताइए, राजस्थान के अंदर कहाँ पर स्थापित है, ये आपको बताना है। भूजल संरक्षण केंद्र, इजी सवाल है और अच्छा सवाल है, इसका आपको क्या देना है, जवाब देना है। बताइए, भू संरक्षण बोर्ड, वेरी गुड, वेरी गुड। भू संरक्षण बोर्ड का आपको आंसर आ ही नहीं रहा है। तो भू संरक्षण बोर्ड कहाँ पर स्थित है? भू संरक्षण बोर्ड है वो आपको बताना है कहाँ पर है। वेरी गुड, अपाचुक हो चुके हो। चुन्नीलाल गेमर, दिनेश पाटीदार, कल्पना गौतम, आकांक्षा मकवाणा, दिनेश लाल, दिनेश पाटीदार, बताइए भाई, कल्पना गौतम, हो डापा चुक हो गए हो। वेरी गुड। केंद्रीय भू जल संरक्षण बोर्ड का आपको याद रखना है, ये अपने कहां पर है, ये आपको बताना है। बता दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। डापा चुक हो गए ना सर, ये तो मामला गड़बड़ कर दिया। सूरज लोडवाल, पुखराज पुनावत, लोकेश यादव, जानवी यादव, वेरी गुड। कल्पना गौतम,
वेरी गुड। तो राइट आंसर है जयपुर व जोधपुर में भूजल केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड स्थापित है। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। अगला सवाल देखो, और अगला सवाल है ये वाला, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए थे, उसके अंदर कितने खेलों को शामिल किया गया है, ये आपको बताना है। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, और बेहतरीन तरीके से आपको क्या देना है, इसका आंसर देना। बताइए भाई, ये सवाल आपको सबको आना चाहिए, यह सवाल आपको सबको आना चाहिए, इससे बाहर आपके कोई सवाल जाने वाला नहीं है, और परीक्षाओं में आपसे सवाल पूछा जाएगा मेरे भाई। फटाक से आपको क्या देना है, आंसर देना है। बताइए भाई, बताना है आपको। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा सवाल, इजी सवाल है, इजी सवाल है, और बहुत इजी सवाल है। बताइए भाई, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कितने खेलों को शामिल किया गया था? 6 खेलों। कितने खेलों को शामिल किया गया था? 6 खेलों को शामिल किया गया था। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इसके अंदर उद्घाटन कहां पर हुआ था? तो इसका उद्घाटन पूछे तो याद रखना, इसका उद्घाटन हुआ था पाल गांव जोधपुर के अंदर। पाल गांव जोधपुर के अंदर क्या हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ था। और उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ था 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। कितने चरणों में यह गेम हुआ था? 3 चरणों में। 3 चरणों पर इसका क्या हुआ था? गेम का आयोजन हुआ था। और इसके अंदर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए कुल कितना सरकार ने बजट आवंटित किया था? तो 40 करोड़ बजट आवंटित किया था। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये जो ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए थे, इस खेल के अंदर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा महत्वपूर्ण रूप से कि इसका उद्देश्य क्या था? तो क्या किसको बढ़ावा देना? खेलों को बढ़ावा देना। खेलों को बढ़ावा देना, और खेलों को बढ़ावा देकर जो ओलंपिक, नेशनल गेम्स या फिर पैरा ओलंपिक या जो भी गेम होते हैं, उन गेम को क्या करना है भाई? सही बताना है। फिर ये आपको बताना है। फिर आगे आगे देखिए, अगला सवाल है, उस सवाल के बारे में याद रखना है, राजीव गांधी खेलों के बारे में, कि इसका शुभंकर क्या था? तो आप कहोगे सर इसका शुभंकर था शेरू। क्या था? शेरू था। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इसका थीम सॉन्ग क्या था? तो थीम सॉन्ग के बारे में याद रखना, चालो चालो रे साथीड़ा, चालो चालो रे साथीड़ा। और चालो चालो रे साथीड़ा क्या करने के लिए जाएंगे साथीड़ा? तो क्या करोगे आप? मिलके खेलना। मिलके खेलना। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना, यह इसका थीम सॉन्ग था। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा इस थीम सॉन्ग के लेखक कौन थे? कि ग्रामीण ओलंपिक खेल के अंदर जो थीम सॉन्ग था, इसके लेखक कौन थे? तो आप कहोगे सर वो थे मित्रोदय गांधी। कौन थे भाई? मित्रोदय गांधी ने लिखा था। ये भी आपको याद रखना है, मित्रोदय गांधी ने इस गीत को क्या किया था? लिखा था। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा इसी से रिलेटेड कि इसके अंदर कुल कितने खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था? तो इसके अंदर कहते हैं कि टोटल 29,12,078, 29,12,078 लोगों ने क्या करवाया था? रजिस्ट्रेशन करवाया था। इतने लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर क्या करवाया था? रजिस्ट्रेशन करवाया था। यानी भाग नहीं लिया, लेकिन इन्होंने इस खेल के अंदर क्या दिया था? आवेदन किया था। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा इसी खेल से रिलेटेड कि बताइए ये जो खेल हुए हैं, इस खेल के अंदर 6 खेल शामिल थे। 6 खेलों के नाम कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक तो था आपका टेनिस बॉल से क्रिकेट, एक तो क्रिकेट था, एक था खो खो, एक था शूटिंग बॉल। कौन सी बॉल? शूटिंग बॉल था। इसके अलावा आपको ये भी शूटिंग वॉलीबॉल था, शूटिंग वॉलीबॉल। फिर आपसे वो पूछा जाएगा और कौन सा गेम था? और था कबड्डी। खेल कबड्डी, कबड्डी, और सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था कबड्डी। फिर आपसे पूछा जाएगा और क्या था? तो आप कहोगे सर और था वॉलीबॉल। कौन सा था? वॉलीबॉल था। ये भी आपको याद रखना है।
तो क्रिकेट था, खो खो था, शूटिंग बॉल था, कबड्डी था, वॉलीबॉल था। इसके अलावा एक और गेम था, वो कौन सा था? तो आप कहोगे सर एक बॉल और एक और गेम था, उसका नाम था शूटिंग। क्या नाम था? शूटिंग था। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है इन खेलों से रिलेटेड। ठीक है भाई, आप लोगों ने ये सारे मैच किया है, खेले हैं। अगली बार जब ये होगा तो आप इसमें बढ़ चढ़ कर वापिस क्या लोगे, हिस्सा लोगे। तो इसके अंदर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में 6 खेल थे। अगला सवाल, अवनी लेखरा का संबंध है। अवनी लेखरा का संबंध है वो किससे है, ये आपको बता देना है, बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है और इजी सवाल है। अवनी लेखरा का संबंध है निशानेबाजी, तलवारबाजी, क्रिकेट या फिर भारतीय सेना से। बेहतरीन तरीके से आपको क्या देना है, आंसर देना है। अवनी लेखरा के बारे में आपसे सवाल पूछा है तो बता दीजिए भाई। अवनी लेखरा है, इनका संबंध है वो किस खेल से हैं, बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, बेहतरीन तरीके से क्या पूछा गया है, सवाल पूछा गया है, बताइए। राइट आंसर आपको बताना है इसका। अवनी लेखरा का संबंध है कौन से खेल से है, बताइए। अवनी लेखरा का संबंध है भाई निशानेबाजी से। अवनी लेखरा याद रखना किस जिले की है, जयपुर जिले की रहने वाली है। कैसी खिलाड़ी है, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है, पैरा ओलंपिक प्लेयर है, खिलाड़ी है। और क्या है भाई इसका संबंध है शूटिंग से, अर्थात ये क्या चलाती है, पिस्टल। और कितने मीटर के अंदर, 10 मीटर के अंदर है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा अवनी लेखरा से और भी कि बताइए भाई अवनी लेखरा है, इन्होंने क्या किया है भाई 2022 में, 2022 के अंदर एक विश्व कप हुआ था। क्या हुआ था, पैरा निशानेबाजी वर्ल्ड कप। और पैरा निशानेबाजी वर्ल्ड कप के अंदर इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, तो यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। ये आपको याद रखना है। और इनके बारे में आपको ये भी याद रखना है कि टोक्यो के अंदर क्या हुए थे, पैरा ओलंपिक गेम्स 2020 में। तो पैरा ओलंपिक गेम्स कहाँ हुए थे, टोक्यो में। टोक्यो जापान की राजधानी टोक्यो में हुए थे, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स। और यहां पर इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड मेडल। यहां पर भी इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। फिर आपको याद रखना है इनके बारे में कि इनका जो संबंध है, इनको पुरस्कार कौन सा मिला है, पद्मश्री। कब मिला है, 2022 को। इसके अलावा इनको खेलों का सबसे ज्यादा सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद सम्मान, मेजर ध्यानचंद सम्मान इनको दिया गया है। वो कब दिया गया भाई, खेलों का सबसे बड़ा सम्मान है वो 2021 को दिया गया है। फिर आपसे इन्हीं से रिलेटेड पूछा जाएगा कि बताइए भाई राजस्थान के अंदर एक अभियान है जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो ब्रांड एम्बेसडर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो ब्रांड एम्बेसडर है बेटी पढ़ाओ, इसकी इनको क्या बनाया गया है भाई, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है इनके बारे में कि ये क्या कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को प्रमोट कर रही है राजस्थान सरकार के द्वारा। इसके अलावा जब टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम समाप्त हुए थे, उस समाप्त के दौरान इन्होंने क्या किया था, भारत के झंडे का ये क्या थी, समाप्त हुआ था। उस समाप्ति के समय ये क्या थी, भारतीय झंडे की ये क्या थी, ध्वजवाहक थी। क्या थी भाई, ध्वजवाहक थी। ये भी आपको इनके बारे में क्या रखना है, याद रखना। और वर्तमान के अंदर पूरे विश्व की नंबर 1 क्या है भाई, पूरे विश्व की नंबर 1 पैरा ओलंपिक क्या है भाई, प्लेयर है। पैरा ओलंपिक क्या होता है, अरे भाई पैरा ओलंपिक का मतलब होता है जो विकलांग वगैरह होते हैं ना, स्पेशल कैटेगरी में जिनका हाथ नहीं होता है, जैसे अपने चुरू से हैं सुंदर जाजड़िया, ठीक है। और ये इनके थोड़े पैरों में ये क्या है, पैरों से ये चल नहीं सकती है, तो ये शूटिंग करती है। इसलिए कहते हैं कि एक तो ओलंपिक और एक था पैरा। पैरा के अंदर जो कौन थे, स्पेशल कैटेगरी के, जिनके हाथ पांव नहीं है या फिर जिनका शरीर एकदम सही तरीके से नहीं है, स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है उनके लिए। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है ये वाला, और ये सवाल है
कि टोक्यो ओलंपिक में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था। टोक्यो ओलंपिक में राजस्थान के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और वीडियो को भी लाइक करना है। और टोक्यो ओलंपिक में राजस्थान के कितने प्लेयरों ने क्या लिया था, भाग लिया था, ये आपको बताना है। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कुल कितने खिलाड़ी थे टोक्यो ओलंपिक में। अच्छा सवाल, इजी सवाल है, बताइए भाई। टोक्यो ओलंपिक में राजस्थान के कुल कितने खिलाड़ी थे? 4, 16, 18, 11, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सीपी किंग, कांसा मकवाना, सुखनीर कौर, सुलेखनी कौर, प्रदीप कुमार, मनीषा गोस्वामी, कल्पना गौतम, नवीन यादव, नटवर लाल पुनावत, पता कल्पना गौतम, आकांक्षा मकवाना, पुखराज पुनावत, नटवर लाल, फुल्लाराम, बताइए भाई। वेरी गुड, फुल्लाराम ने बहुत बढ़िया आंसर बताया भाई। कल्पना गौतम ने भी बड़े आंसर बता दिया है। सोनू लोहिया ने भी बहुत बढ़िया आंसर बताया है भाई। पुखराज पुनावत, फटाक से आंसर बता दीजिए भाई। सीपी किंग, वाह भाई वाह। कल्पना गौतम और भी बढ़िया आंसर बता रहे हैं सबके सब। बताइए भाई, टोक्यो ओलंपिक में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? सुलक्षणा देवी, सुलक्षणा देवी, विजय चौधरी, बताइए। मनीषा गोस्वामी, विखाराम, पुखराज पुनावत, वेरी गुड, वेरी गुड। टोक्यो ओलंपिक में राजस्थान के 4 खिलाड़ी ही क्वालिफाई हुए थे, क्योंकि कोई भी बड़े ओलंपिक होते हैं उसमें आपको क्या करना पड़ता है, पहले कंपटीशन देना पड़ता है अपने देश के ही क्या होते हैं प्लेयरों के साथ, फिर आपको आगे भेजा जाता है। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक में 4 खिलाड़ियों ने क्या लिया था, भाग लिया था, ये आपको याद रखना है। किस किसने लिया था, तो ये भी याद रखना। और अपूर्वी चंदेला, अपूर्वी चंदेला जो जयपुर की रहने वाली है, कहाँ की रहने वाली है, जयपुर की रहने वाली है। और इनका जो संबंध है वो 10 मीटर निशानेबाजी से, 10 मीटर क्या है, निशानेबाजी से इनका क्या है, संबंध है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक है भाई दिव्यांश सिंह पंवार, दिव्यांश सिंह पंवार है, इन्होंने भी ओलंपिक में क्या लिया था, भाग लिया था। और इनका संबंध भी राजस्थान के किस जिले से है, जयपुर जिले से हैं। और याद रखना ये क्या करते हैं, तो ये भी 10 मीटर निशानेबाजी में भाग लिया था इन्होंने। फिर याद रखना एक है भावना जाट, और भावना जाट का सवाल ये पूछा जा चुका है, याद रखना करंट के अंदर ही। और भावना जाट है, यह राजसमंद की रहने वाली है, और इन्होंने भाग लिया था 20 किलोमीटर पैदल चाल में। कौन सी चाल में, 20 किलोमीटर पैदल चाल के अंदर इन्होंने क्या लिया था, भाग लिया था भावना जाट ने। इसके अलावा एक है, इनका नाम है अर्जुन जाट, क्या नाम है भाई, अर्जुन जाट। और अर्जुन जाट का संबंध भी कहां से है भाई, जयपुर से है। कहां से है, जयपुर से है। और पूछे इनका संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है भाई नौकायन, जो रोइंग होती है ना, नौकायन, नौकायन के अंदर इन्होंने क्या लिया था, भाग लिया था। ये 4 खिलाड़ी थे जो कहां पर गए थे भाई, इस ओलंपिक खेल के अंदर गए थे। ये बात अलग है कि भाई ये जो ओलंपिक हुआ था इसके अंदर राजस्थान के चारों प्लेयर थे, वो क्या नहीं लेकर आए थे, मेडल लेकर नहीं आए थे। अगला ध्यान रखना, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि 33वां ओलंपिक गेम्स कहां पर होगा, तो 33वां ओलंपिक गेम्स 2024 के अंदर होगा। और 2024 के अंदर ये कहां पर होगा, पेरिस के अंदर होगा। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। एक दो सवाल जो आपके करंट अफेयर से लिए थे, जहां आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। मेन टॉपिकों से लिए हैं, सवाल को गलत नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है, बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। बाकी टेलीग्राम का आपके पास लिंक आ ही रहा है, उसको ज्वाइन करो, पढ़ो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। एक बात और, तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के सभी ऑनलाइन कोर्स पर दीपावली के उपलक्ष्य में 90% क्या दी जा रही है, छूट दी जा रही है। अगर आपको हमारी फैकल्टी के वीडियो देखने हैं तो इसी टेलीग्राम के, इसी जो यूट्यूब चैनल है, इसी के अंदर आपको मिल जाएंगे। जैसे साइंस की मिल जाएगी, रीजनिंग की मिलेगी, मैथ की मिलेगी, उसके अंदर आप फैकल्टी को एक बार आजमाइए, फिर आप ऑनलाइन कोर्स पे आ जाइए। मात्र 99% क्या चल रहा है, उसके अंदर ऑफ चल रहा है, और अपनी तैयारी को बढ़िया करना है। ठीक है भाई, मिलते हैं कल फिर नए जोश, नए जुनून, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।